विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको फ्रांस के पंचम गणतंत्र के अंतर्गत मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगी। फ्रांस के मंत्री परिषद की विशेषताएं। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसदात्मक शासन या अध्यक्षात्मक शासन इनमें से किसी एक शासन व्यवस्था के समस्त लक्षणों को अपनाने के बजाय 1958 में फ्रांस की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जो न तो पूर्णतः संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक। फ्रांस की मंत्री परिषद में जहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्रिटिश मंत्री परिषद के समान है, वहाँ दूसरी ओर उन अनेक ऐसी भी बातें हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से नितांत भिन्न है। फ्रांस की मंत्री परिषद की विशेषताओं को हम इन शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला, संयुक्त मंत्रिमंडल। संसदीय व्यवस्था के मंत्रिमंडल को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई के रूप में कार्य करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल सजातीय अर्थात एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। ब्रिटेन और भारत में सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, लेकिन फ्रांस में बहुदलीय पद्धति होने के कारण राष्ट्रीय सभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता और एक राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल के स्थान पर बहुदलीय या संयुक्त मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। इस प्रकार फ्रांस की मंत्रिपरिषद में एक से अधिक राजनीतिक विचारधारा के सदस्य होते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन। ब्रिटेन आदि देशों के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबद्ध होने के कारण वे एकता के सूत्र में बंधे हुए रहते हैं और मंत्रिमंडल एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। लेकिन फ्रांस में संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा के अनुसार और उनके अनुशासन में कार्य करते हैं। इस प्रकार फ्रांस के मंत्रिमंडल असंगठित इकाई होते हैं और उनमें आवश्यक सुदृढ़ता नहीं होती। तीसरा, व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का एक आवश्यक सिद्धांत है और सैद्धांतिक तौर पर इसे फ्रांस में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक सजातीयता के आधार पर ही सामूहिक उत्तरदायित्व को क्रियान्वित किया जा सकता है। फ्रांस के मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता का अभाव होने के कारण व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में परिणत होकर रह गया है। सामान्यतः मंत्रीगण राष्ट्रीय सभा में अपनी सहयोगी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं रहते। चौथा, मंत्रिमंडल की दुर्बल स्थिति। ब्रिटेन, भारत आदि संसदीय व्यवस्था वाले देशों में मंत्रिमंडल शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होता है, लेकिन फ्रांस में स्थिति ऐसी नहीं है। चतुर्थ, गणतंत्र में मंत्रिमंडल पर राष्ट्रीय सभा का इतना अधिक नियंत्रण था कि उसे राष्ट्रीय सभा के हाथों का खिलौना कहा जाता था। पंचम गणतंत्र में यद्यपि राष्ट्रीय सभा की स्थिति को निर्बल कर दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति का प्रभाव एवं नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन में प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में मंत्रिमंडल के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और सम्राट एक नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति को जो नियंत्रण और शक्ति प्राप्त है, उससे दृष्टि में रखते हुए फाइनल ने के द्वारा इसे उच्च अध्यक्षात्मक राज्य की संज्ञा दी है। पांचवा, प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। ब्रिटेन या भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और वह मंत्रिमंडल के निर्माण, उसके जीवन तथा अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है, लेकिन फ्रांस में संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। इसके अतिरिक्त फ्रांस में मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की बढ़ी हुई शक्तियों के कारण भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत दुर्बल है। पंचम गणतंत्र के संविधान के संबंध में फाइनल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ा दिया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जनरल डी गॉल तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को संसद के में अपना अभिकर्ता मात्र समझते थे। मंत्रिपरिषद का गठन। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में दोहरी अनुमति की पद्धति का अंत कर दिया गया है। अब मंत्रिपरिषद के निर्माण में संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के द्वारा की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति करता है। अब इस संबंध में प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। संविधान की धारा 23 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते और वे कई नौकरी या व्यावसायिक कार्य भी नहीं कर सकते हैं। पदच्युति। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर राष्ट्रपति उनकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की पदच्युति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है और संविधान की धारा 50 के अनुसार यदि राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम और साधारण सार्वजनिक नीति को अस्वीकृत कर दे तो सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे देना होता है।
इस त्यागपत्र को राष्ट्रपति ही स्वीकृति प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है और यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इसी कारण मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का विभाजन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद और विधानमंडल में अंतर। फ्रांस में मंत्रिपरिषद और विधानमंडल में अंतर या में तो किया गया है, लेकिन इन दोनों में बड़ी संस्था और छोटी संस्था के रूप में वैसा ही अंतर नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है। फ्रांस में इन दोनों में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। मंत्रिपरिषद की सप्ताह में 2 बार राष्ट्रपति भवन में बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इन बैठकों में अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की आज्ञाओं और आंतरिक प्रशासन और तथा वैदेशिक नीति आदि से संबंधित विभिन्न बातों पर विचार किया जाता है। मंत्रिपरिषद के इन्हीं सदस्यों की बैठक जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है तो इसे मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें अनौपचारिक ही होती हैं। मंत्रिपरिषद के अधिकार और कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान के 3 अध्याय में मंत्रिपरिषद के अधिकार और कार्यों का उल्लेख है। ब्रिटेन की भांति फ्रांस की मंत्रिपरिषद के कार्य भी दोहरे हैं। व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक मंत्री किसी न किसी प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है, जैसे विदेश विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग आदि। इस रूप में वह अपने विभाग के कार्य संचालन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीति के निर्माण तथा समस्त शासन व्यवस्था के संचालन की उत्तरदायी होती है। राष्ट्र का समस्त प्रशासनिक यंत्र मंत्रिपरिषद की अधीनता में रहते हुए अपने कार्य करता है। सशस्त्र सैन्य बलों पर भी मंत्रिपरिषद का ही नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद ही प्रशासनिक नीति का निश्चय और प्रशासन का निरीक्षण, नियंत्रण एवं संचालन करता है। विदेशों के लिए राजदूतों, समुद्र पार के फ्रांसीसी क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि और विश्वविद्यालयों के कुलपति मंत्रिपरिषद के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत तो राष्ट्रपति के सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक थे। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं और अनुच्छेद 19 में व्यवस्था की गई है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर उनके सभी शेष कार्यों के लिए प्रधानमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। मंत्रिपरिषद को न केवल प्रशासनिक वरन विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र में उसकी विधायी शक्तियां बहुत बढ़ा दी गई हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और भाषण देने का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में पहल की जाती है और उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक स्थिति। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत मंत्रिपरिषद एक निर्बल संस्था थी और पंचम गणतंत्र में भी स्थिति लगभग वही है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाता था और मंत्रिपरिषद की स्थिति राष्ट्रपति की सेविका जैसी थी। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा की शक्तियां बहुत अधिक सीमित कर दी गई हैं और अब यह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई है और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद पर प्रभावी रूप में नियंत्रण रखा जाता है। मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति का पर्याप्त नियंत्रण और राष्ट्रीय सभा का कुछ भी दबाव न होने के कारण मंत्रिपरिषद एक दुर्बल संस्था ही है। धन्यवाद।